नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज हम 9वीं कक्षा के लिए नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इससे पहले हम तीसरा अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों तो आज हम अपने चैप्टर में दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्नमाला 4.1 उसे हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिर क्या चीज होती है, यानी यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उसमें दो चर है, यानी काम में आने वाले हैं दो चर, यानी वही जो हम अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं अंग्रेजी में ABCD, उसमें से कोई भी दो अक्षर यहां पे काम में लेंगे, इसलिए उसे बोल दिया दो चर। फिर बोला रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ना। रैखिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसे समीकरण जिनको रेखा के रूप में निरूपित किया जा सकता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसके साथ बता दे दोस्तों कि चर पर लगी यदि घात, जो चर के कंधे पर चर है, इसके यहां कंधे पर जो संख्या बैठी होगी वो भी एक होती है, इसलिए भी उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, रैखिक का मतलब चर पर लगी अधिकतम घात एक तो भी रैखिक, और रैखिक का मतलब यह भी होता है कि उसे हम एक रेखा के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। जो समीकरण है उसे रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और समीकरण का तो हमें पता है दोस्तों, 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। समीकरण यानी क्या, बराबर करना। जिसमें देखिए ध्यान रखें दोस्तों, इसमें दो चर लगे होंगे, चर पर ज्यादा से ज्यादा घात है वो एक होगी, एक से ज्यादा घात नहीं होगी, और वो भी घात लिखी हुई नहीं होती दोस्तों, क्योंकि एक लिखनी जरूरी नहीं है। जब घात में एक हो उसे नहीं लिखते मतलब घात कितनी, एक, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ध्यान रखें हमेशा। चलिए, और समीकरण हो गया बराबर। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि भाई दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर क्या चीज होती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और करते हैं आज प्रश्नमाला 4.1 वो भी कंप्लीट। इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न दोस्तों, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ध्यान रखें, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहां पे हमें दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो ध्यान रखें दोस्तों पहले इसमें दो चर होने जरूरी है। वैसे इस प्रश्न में संकेत लिखा है, अगर संकेत नहीं होता तो हम कैसे करते, संकेत की हमें जरूरत नहीं। हमें पता है कि इसमें एक तो नोटबुक की कीमत और एक है एक कलम की कीमत, ये दोनों ही मान लेते हैं। इनकी कल्पना करते हैं कि भाई माना कि नोटबुक की कीमत जो हमारे पास यहाँ पता नहीं है हमें, उसकी हम कीमत मान लेते हैं कि भाई माना कि नोटबुक की कीमत, और कीमत मान ली हमने क्या, X रुपए, और फिर हमने माना एक कलम की कीमत। चलिए ये रख दी हमने एक कलम की कीमत, और वो हमने मान ली दोस्तों Y रुपए। कुछ भी नहीं किया, एक नोटबुक की कीमत X रुपए और कलम की कीमत यहाँ पे Y रुपए। यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, चीजें दो है तो चर भी दो होने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हमने दो दो चर मान लिए हैं। इसे हम एक चर की सहायता से भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये करना नहीं है, हमें तो यहाँ पे दो चर मान के करना है। दोनों चर ले लिए अलग अलग। अब जो प्रश्न बोल रहा है वही काम करेंगे, अपना समीकरण बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि भाई एक नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या मानी हमने, X, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रश्न के अनुसार ही हमें करना है। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे कि भाई ये जो नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखिए नोटबुक की कीमत कितनी, X, कलम की कीमत कितनी, Y, और ये बोल रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे समीकरण बनाना है, मतलब न तो ज्यादा करनी है ना कम करनी है, हमें तो बराबर करना है। तो बराबर कैसे करें, ध्यान रखें दोस्तों
कि अगर ये जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये तो प्रश्न बोल रहा है भाई ये तो 2 गुनी है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम अगर ये 2 गुनी है मतलब इसको 2 गुनी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, प्रश्न वाला ये बोल रहा है कि ये तो 2 गुनी है, अगर हमने भी इसको 2 गुनी कर दिया तो ये 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये 2 गुनी प्रश्न के हिसाब से है ही और हमने और इसको 2 गुनी कर दिया तो ये तो 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी मतलब ये बराबर नहीं दोस्तों, और भी ज्यादा हो जाएगी। बराबर करनी है हमें तो हम क्या करें ऐसे में, तो ये तो 2 गुनी है, इसे ही अगर मैं 2 गुनी कर दूं, ये ज्यादा ना ये ज्यादा, दोनों ही बराबर, तो ये बराबर लगा दिया। तो समीकरण तो अपना बन गया इस प्रकार से। लेकिन हमें दोस्तों जब भी समीकरण बनाना है ये ध्यान रखना है कि चर जितने भी है या जो भी पद है वो सारे बराबर के आगे होने चाहिए। ये लिखा हमने x, ये 2y इस तरफ आएगा, ये प्लस का 2y इस तरफ आ जाएगा, माइनस 2y बराबर में ये सारा पद जो भी था वो इस तरफ आ गया, तो बराबर में क्या बच गया 0। यही अपना 2 चर वाला रेखिक समीकरण है जो प्रश्न बोल रहा है, वही समीकरण हमने लिख दिया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पे कि ये तो दुगुना है, प्रश्न बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसको 2 गुनी करो, दोनों बराबर। अगर इसमें ऐसा होता कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से ज्यादा है, तो अगर ये जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा इसमें करो। जब भी ज्यादा की बात हो, अधिक की बात हो, संख्या को प्लस करना है। ये हमने गुना किया ना, संख्या को चर के साथ इसी प्रकार से आपको हमेशा गुणा करना है। संख्या को पहले लिख दें, चर के साथ कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, ये समझ लीजिए गुणा हो चुका है। लेकिन अधिक की बात होती, दोनों में देखते, अगर इसमें अधिक है तो इसमें अधिक कर दो, प्लस कर दो जितनी भी संख्या है। अगर इसमें बोला है कि ये कम है तो इसमें कम कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो जो काम है वो अपने दिमाग से हमें करना है ताकि हमारा बिल्कुल है वो सही हो सके दोस्तों। तो ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट करते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax + by + c = 0, ये जो लिखा है दोस्तों, इसमें ध्यान रखें ये जो है वो क्या है, 2 चरों वाले किसी रेखिक समीकरण को लिखने का तरीका है, यानी व्यापक रूप बोलते हैं इसको दोस्तों। यानी यही वो तरीका है 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों को लिखने का। किसे लिखने का, देखो ये पहला चर है x, फिर दूसरा चर है y, और तीसरे नंबर पे हमेशा वो पद होता है जिसके अंदर एक भी चर ना हो। लेकिन x के साथ में ये गुणांक है, कोई संख्या आएगी उसे a कहेंगे, y के साथ जो गुणांक आएगा उसे b कहेंगे, अकेली जो संख्या होगी वो c कहेंगे। लेकिन बराबर में आपको 0 लगाना है, मतलब अगर वहां पे कोई है तो पहले उसे उठा के इस तरफ लाना है और वो व्यापक रूप है वो ना कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही व्यापक रूप कंप्लीट होगा उसमें व्यक्त करने के बाद में प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताना है, कुछ भी नहीं। व्यापक रूप में लाने के बाद में अगर पहले से कोई व्यापक रूप है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकालो a का मान, b का मान, c का मान, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर वो अपने व्यापक रूप में नहीं है, उस तरफ यदि कुछ भी पड़ा है बराबर के, तो पहले उसे उठा के लाओ इस तरफ और फिर बता दो दोस्तों a, b और c का मान। चलिए तो करते हैं इसी प्रश्न का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में 2x + 3y = 9.35 और 5 के ऊपर दोस्तों ये बार लगा है, आवृत्ति लगी है। और ये आवृत्ति ये बताती है दोस्तों कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन शांत नहीं, अशांत परिमेय संख्या है। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्या करना है दोस्तों, उसे व्यापक रूप में लाना है। अगर ये व्यापक रूप कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो x वाला पद बराबर के आगे, y वाला पद भी बराबर के आगे, लेकिन बराबर के पीछे क्या पड़ी है, संख्या जिसके साथ में कोई चर नहीं। और जिसके साथ कोई चर नहीं मतलब वो पद कौन सा, c वाला। लेकिन c वाला पद भी उस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए। इसे पहले उठा के अपने घर में लेकर आओ भैया। चलिए लेकर आगे 2x + 3y, इसको लेकर आगे -9.35 बार तो लगाई है और बराबर में 0। माइनस कैसे, तो ये तो हमको पता है कि जो संख्या इस तरफ प्लस की है वो इस तरफ आगे माइनस की हो जाएगी दोस्तों। तो माइनस की हो गई, कर दी माइनस की हमने, बराबर में 0 बच गया, छोड़ दो। अब देखिए ये सबसे पहले x वाला, फिर y वाला, फिर संख्या, मतलब ये व्यापक रूप बन गया। और अब हमें क्या निकालना है, a का मान, फिर निकालना है b का मान, फिर चाहिए c का मान। कोई दिक्कत नहीं। चलिए a का मान कहां होता है, व्यापक रूप में देखिए
x के साथ में जो संख्या होती है वही a होती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों पता है, जैसे ही a का मान पूछा वो लिख देते हैं 2x। गलत, 2x पूरा नहीं, केवल x के साथ वाली संख्या ही a है, 2 हो गया। b का मान y के साथ जो संख्या है वो b का मान, जो अकेली संख्या बच गई वो c का मान। लेकिन गलती से भी दोस्तों 9.35 बार लिख दिया तो गलत, क्योंकि यहां पे देखिए संख्या किसकी है दोस्तों, माइनस की, तो माइनस लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें a b और c में ध्यान रखें, यदि वो प्लस की संख्या है तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, जैसी संख्या है वो संख्या लिख दो। लेकिन यदि माइनस की संख्या है दोस्तों तो माइनस आपको लिखना ही पड़ेगा। और ध्यान ये रखना है कि x के साथ में हमेशा a, y के साथ में हमेशा b, और जो अकेली संख्या है वही c वाला पद होता है। चलिए ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है वो सब करते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न में दोस्तों देखिए x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0, मतलब बराबर के उस तरफ कुछ है ही नहीं, सारे पद इस तरफ ही है, मतलब इसका व्यापक रूप कंप्लीट है। हमें तो केवल मान बताना है, a का मान, b का मान, c का मान। चलिए बताते हैं a का मान कहां होता है, तो देखिए यहां पे x के साथ में जो संख्या है वही a है। चलिए यहां पे जाइए x के पास, x के साथ में कौन सी संख्या, यहां कुछ भी नहीं लिखा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर x पड़ा है आपको केवल उसके साथ संख्या नजर नहीं आ रही है, वहां 1 लिख दो, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहां गुणांक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1 लिख दे। यहां x का 2 था, 2 लिख दिया हमने। यहां कोई नहीं तो 1 लिखना है। ध्यान रखें, चर है, जो चाहिए वो चर है, लेकिन साथ में संख्या नजर नहीं आ रही है तो 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब b क्या होती है, अब जो चर यानी y जो है उसके साथ जितना भी जो भी है वो सब b का मान होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, किसकी संख्या है, माइनस की। y के साथ कोई नजर नहीं आ रहा है, अभी तो बताया, जब कोई साथ में नजर ना आए तो 1, फिर बट्टा में क्या है दोस्तों 5, ये है पूरा b का मान। ध्यान रखिएगा, इस y के साथ यहां ध्यान रखिए गुणांक के अंदर जो भी लिखा है वो सारा का सारा y का मान। ये मत नहीं सोचना है कि सर बट्टा के नीचे आ गया अब क्या करें, तो y चर लिखा हुआ है उसके साथ गुणा भाग, जितनी भी संख्या गुणा भाग में होगी वो सारा का सारा b का मान ही होगा दोस्तों। अब करते हैं c का मान। c का मान मतलब कौन, जिसके साथ कोई चर नहीं, अकेली संख्या है, वही c का मान होता है। लेकिन ध्यान रखें वो सारी की सारी चीजें बराबर के आगे लाके फिर हमें ये बताना है। यहां पहले से आगे ही थी इसलिए सीधा मान बताया, यहां पहले से आगे नहीं थी, ये मान इस तरफ पड़ा था ना, तो पहले उसको इस तरफ लेके आए, फिर abc का मान बताया। तीसरे प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये x वाला तो यहीं पड़ा है, ये प्लस में हो गया 3y, ये इस तरफ पढ़िए ना, पहले इस तरफ आएगी माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। अब बताओ a x के साथ जो है वही a है -2, b बराबर y के साथ जो है वो b का मान, c बराबर ये माइनस का 6। इस तरफ लाने के बाद बताना है। अगर आपने वही बता दिया c बराबर 6 तो हो जाएगा दोस्तों गलत, ये इस तरफ आएगी फिर हम c का मान लिखेंगे तो माइनस का 6 है वो c का सही मान है। चौथे प्रश्न में देखिए ये x यहां पड़ा है, मैं कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ जो भी है पहले उसे इस तरफ लेके आओ। यहां पे केवल x है और तो कोई नहीं है ना, वो इस तरफ आएगा माइनस का 3y बराबर में क्या बच गया दोस्तों 0। अब लिखना शुरू करते हैं, a का मान कहां पे होता है, x के साथ में जो संख्या मतलब कौन 1, ठीक है। b बराबर y के साथ जो संख्या है वो b का मान -3। अब देखते हैं c का मान। c का मान मतलब कौन सा दोस्तों, ना x के साथ ना y के साथ, जो अकेली संख्या यहां पड़ी होती है प्लस में या माइनस में वही c का मान होता है। लेकिन c के स्थान पर कोई संख्या नहीं, जब c के स्थान पर में कोई संख्या नजर नहीं आती है वहां दोस्तों 0 लिख दे, यानी c का मान कितना हो गया 0। अब यहां आइए वापस, x वाला इस तरफ पड़ा है कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ है उसे यहां लेके आओ तो प्लस का हो गया 5y बराबर क्या रह गया दोस्तों 0। वो यही मान वापस a बराबर 2, b बराबर कौन y के साथ वाला यानी कौन 5, लेकिन c बराबर कोई नहीं तो क्या लिखेंगे दोस्तों 0। यहां आइए अब इस छठे प्रश्न को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या है यहां पे कि 3x + 2 बराबर 0।
हमें तो लिखना क्या है कि भी उस तरफ कोई है तो पहले इस तरफ लेके आओ, बराबर के आगे 0 ही है ना, और तो कोई नहीं है। अब नहीं है मतलब यहां सब कुछ आ चुका है, हमें तो केवल मान बताना है। चलिए ए कहाँ, x के साथ में, चलिए x के साथ में ये रहा, ये a का मान। अब देते हैं क्या, b का मान। b का मान कहाँ होता है दोस्तों, y के साथ होता है b का मान। यहां पहले y ढूंढिए, फिर y के साथ जो है वही b का मान है। क्या y है इसमें, नहीं है ना। लेकिन दोस्तों अभी हमने एक प्रश्न किया था, जैसे ये x वाला देखा ना, यहाँ पे x के साथ में कोई नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1। यहां भी ऐसा अगर होता कि भाई y आया हुआ है, y के साथ में कोई नहीं है तो हम 1 लिख सकते थे, लेकिन y खुद ही नहीं आया। ध्यान रखें, जब ये y खुद ही नहीं आया, खुद आया होता, आगे कोई संख्या नहीं होती तो 1 लिख देते। y खुद ही नहीं है इसमें, मतलब b का मान कितना दोस्तों, 0। ये नहीं करना b का मान 2, ज्यादातर बच्चे कर देते हैं कि ये a का मान, ये सर b का मान, c का मान सर 0। ध्यान रखें दोस्तों, यहां b का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि b हमेशा y के साथ होता है और y यहां पे नहीं है ना, y खुद ही नहीं है तो उसके साथ वाले गुणांक को आप 0 लिख सकते हो। अब बारी आती है c की। c वाला पद क्या बोल रहा था कि मेरे साथ कोई चर नहीं होता, और ये रहा बिना चर वाला पद यानी अचर पद, यही अपना c का मान है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है। 7वां प्रश्न देखिए, यहां पे बराबर के आगे अगर कुछ है तो पहले इस तरफ लेके आओ, बराबर के आगे कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आइए। चलिए सीधा a का मान, a कहां होता है, x के साथ वाली संख्या। क्या इसमें x है, नहीं है ना। यहां पे अभी पढ़ा था ना कि भाई यहां पे y नहीं था तो y वाली साथ वाली जो संख्या थी उसको क्या लिख दिया, 0। तो यहां x है ही नहीं तो x के साथ में जो a था उस a का मान 0 लिख देंगे। अगर x है और साथ में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो क्या लिख सकते हैं, a का मान 1। लेकिन वो चर खुद ही नहीं है तो a का मान 0। फिर चाहिए b का मान, b का होता है y के साथ में, ये रहा y के साथ में कौन, ये 1, तो b का मान 1 हो गया। फिर लीजिए c का मान, जो अकेली संख्या बच गई वही c का मान हो जाता है दोस्तों, हो गया। अब आते हैं 8वें प्रश्न में। पहले जो उस तरफ है उसे यहां लेकर आइए। जैसे ही हम यहां पे लेके आते हैं, ये 5 - 2x बराबर 0, 5 तो यहां पे था ही, प्लस का 2x इस तरफ जाते ही माइनस का 2x। अब सही क्रम में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने पक्षांतरण तो कर दिया है लेकिन अभी वो सही क्रम में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमेशा x वाला पद आता है, फिर होता है y वाला है नहीं, फिर आता है अचर, ये अचर, और बराबर में हो गया 0। ध्यान रखें दोस्तों, जब अपने ही पक्ष में आगे पीछे करते हैं उनका चिन्ह चेंज नहीं होता, जब वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आते हैं तो उनका चिन्ह चेंज होता है। अब यहां पे ऐसा मत करना दोस्तों कि माइनस का 2x है आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये माइनस का 2x अपने ही पक्ष में आगे गया, ये अपने ही पक्ष में पीछे गया, तो माइनस वाला माइनस और प्लस वाला प्लस ही रहेगा। चलिए अब रखते हैं a का मान, x के जो साथ होगा वही a का मान, -2 रख दिया। b का मान जो y के साथ होगा वही b का मान, यहां y नहीं है। हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी b का मान हो जाएगा 0। और जो संख्या बच गई जिसके साथ कोई चर नहीं वही तो c का मान होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है, यानी इस प्रकार से हमारा पहला दूसरा प्रश्न कंप्लीट, मतलब प्रश्नमाला 4.1 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।